डियर इन्वेस्टर्स, यशस्वी भवो थ्रू विच वी सिंप्लीफाई योर फाइनेंसेस। आज का जो सब्जेक्ट है वो है फोकस। सब्जेक्ट फोकस इसलिए है कि बहुत सारे जियो पॉलिटिकल, मैक्रो लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के कंट्रोल के बाहर की चीज है। तो हमें फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, जिस पे हम मेहनत कर सकते हैं। और बाकी मार्केट को क्या रिवार्ड करना है वो अपने आप अपने टाइम पे करेगा। डिले कर सकता है लेकिन डिनाय नहीं कर सकता। तो हमारा फोकस बिल्कुल जहाँ पे हमारे कंट्रोल की चीजें हैं उन चीजों पे होनी चाहिए। उसी बारे में हम जिन सेक्टर्स को देखते हैं उनमें क्या अपडेट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो कुछ डेवलपमेंट थोड़े बहुत हुए हैं उसको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। इस एनालिसिस के दौरान किसी भी स्टॉक का नाम, किसी भी एसेट का नाम अगर डिस्कस होता है मेरे द्वारा या किसी भी पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, तो ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा, सब्जेक्ट को और अच्छे से समझाने के लिए होगा। वो किसी भी तरह से कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। आप कुछ भी खरीदने या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें और अपनी तरफ से अपना ड्यू डिलीजेंस करें। तो हम सीधे आते हैं स्मार्ट मीटर के अपडेट्स पे, वहां पे क्या चल रहा है। ये 15 जुलाई का हमने आखिरी डेटा देखा था अ, इस फाइनेंशियल ईयर में। आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड में 2026, FY 2026 में 1 करोड़ से ज्यादा स्मार्ट मीटर्स लग चुके हैं। पिछले साल FY 25 में स्मार्ट मीटर लगे थे 1.47 करोड़। तो ये 15 जुलाई का है। इसमें अगर हम अपडेट की बात करें तो जो अगला अपडेट आया है, यानी वो 31 जुलाई तक का, 31 जुलाई तक लगभग लगभग 15 लाख स्मार्ट मीटर्स और हमने ऐड कर लिए। तो अभी जो स्मार्ट मीटर्स लगे हैं इस साल FY 26 में वो है 1.16 करोड़। पिछले साल पूरे साल में लगे थे 1.47 करोड़। तो आप समझ लें कि हमने लगभग 70% जो पिछले साल का एग्जीक्यूशन था वो हमने महज 4 महीने में अचीव कर लिया है। तो इसका मतलब साफ है कि हम काफी बड़े अंतर से इस साल को बीट करने वाले हैं। और उसका रिफ्लेक्शन आपको जो रिसेंटली जो स्मार्ट मीटर की कंपनी का जो रिजल्ट आया था, क्वार्टरली रिजल्ट्स, उसमें भी आपको दिखा होगा। अब जरा हम स्मार्ट मीटर के पूरे लैंडस्केप को समझें तो उसके हिसाब से हमने पहले भी इसको देखा हुआ है। ऑलमोस्ट 22 करोड़ सैंक्शनड है, जिसमें से 14 करोड़ से ज्यादा अवार्डेड है और 8 करोड़ और अवार्ड होने हैं। FY 27 के आसपास ये पूरा स्मार्ट मीटर का जो रैंप अप था, जो इंस्टॉलेशन था, वो स्टार्ट हुआ था। और FY 26 तक इसको खत्म होना। अभी जो रिसेंट जो डेवलपमेंट है उसके हिसाब से 2 साल का एक्सटेंशन कंसर्न मिनिस्ट्री ने मांग लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और वो सैंक्शन भी हो चुका है। तो रियलिस्टिक टारगेट जो है बिल्कुल वो FY 26 तक पूरा होने वाला नहीं था। तो FY 28 तक अब इसके पूरा करने का टारगेट है। तो अभी हम जब देखते हैं इसमें तो आउट ऑफ 22 करोड़ अभी जो इंस्टॉल हो चुके हैं वो है 3 करोड़ 68 लैक्स के आसपास इंस्टॉलेशन हो चुका है। अगर हम थोड़ा सा और प्रिसाइज नंबर्स पे जाएं तो आप जैसे साफ साफ देख रहे हैं कि कैसे रैंप अप स्टार्ट हुआ है। जो FY 17 से 23 तक 2200 स्मार्ट मीटर्स पर डे लग रहे थे, वो 24 में मोर देन 13,000 होते हैं, 25 में 40,000 होते हैं। और अब वो FY 25 की जो स्पीड है, वो स्पीड जो है अब उससे भी बहुत तेज तरीके से, अगर आप Q1 की बात करें तो लगभग लगभग आप मान लें कि 86 लैक्स स्मार्ट मीटर्स लगे अपने Q1 FY 26 में। जो पर डे का एवरेज निकला वो था 94,421 स्मार्ट मीटर्स पर डे। Q2 में अभी एक मंथ बीता है, जुलाई का, उसमें 31 लाख स्मार्ट मीटर से ज्यादा लग गए हैं, यानी 1 लाख स्मार्ट मीटर्स पर डे की स्पीड है। और आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि ये मानसून का सीजन चल रहा है, तो समटाइम्स हो सकता है कि ड्रॉप देखने को मिले आपको, बट एटलीस्ट जुलाई में कोई ज्यादा हमें देखने को ऐसा कुछ मिला नहीं और काफी अच्छे स्पीड के साथ स्मार्ट मीटर का रैंप अप एंड इंस्टॉलेशन चल रहा है। FY 26 में स्मार्ट मीटर्स 1 करोड़ 16 लाख 99,767 स्मार्ट मीटर्स लग गए हैं। जो 122 दिन FY 26 में गुजारे गए हैं उसमें स्मार्ट मीटर लगाने की जो स्पीड है वो है 95,900 मीटर्स पर डे। तो टोटल इंस्टॉल जो हो गया वो 3 करोड़ 68 लाख 79,463 स्मार्ट मीटर्स लग गए जुलाई 31 जुलाई 2025 तक। यही डाटा अपडेटेड है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट पे। बैलेंस स्मार्ट मीटर जो बचता है अभी भी लगाने के लिए वो 18 करोड़ 68 लाख 77,527 स्मार्ट मीटर्स बचते हैं।
जो स्पीड है उस स्पीड को देखते हुए ऐसा लगता है कि अ, और यहाँ से लगभग 2 करोड़ या 2.5 करोड़ स्मार्ट मीटर आराम से लग सकते हैं। तो FY 27 एंड 28 के लिए 16 करोड़ मीटर्स फिर भी बच जाएंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो टू बी अवार्डेड लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, जहाँ पे 8 करोड़ मीटर्स है, अब चूंकि एग्जीक्यूशन टाइमिंग बढ़ा के हमने 2 साल और एक्सटेंशन ले लिया है, तो अभी उनको तुरंत अवार्ड करने की ज्यादा चिंता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा सेंशन पहले से कर रखा है। तो जो ऑर्डर के जो चांसेस थे नए ऑर्डर्स मिलने के, वो डिले हो सकते हैं। स्मार्ट मीटर वाले जो सेगमेंट है उसमें ये देखने को मिलेगा कि ऑर्डर्स नए इनफ्लो नहीं होंगे। बट कुछ कंपनी जो है वो ऑलरेडी बहुत बड़े ऑर्डर बुक पे बैठी हुई है, तो उनके लिए अगले 2 साल तक कम से कम ऑर्डर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और 8 करोड़ अगर फिर से अगर ऑर्डर्स मिलते हैं तो वो उनके ऑर्डर बुक में ऐड होगा, वो जब भी हो। बट 2 साल में एग्जीक्यूशन करना है उस 8 करोड़ का भी, तो कम से कम ऑर्डरिंग इस साल तक करनी होगी, तब जाके बेस्ट केस सिनेरियो में जाके वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या अपडेट चल रहा है। तो ये जुलाई 24 का है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का। तो इसमें आप देखिए, आपके राइट साइड में जुलाई 25 का स्मार्ट मीटर का, सॉरी, ट्रांसफॉर्मेशन का डेटा है। तो अगर हम देखें तो जुलाई तक, पिछले साल अप्रैल से जुलाई तक जो ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी हमने ऐड की थी वो था 14,620 MVA के आसपास कैपेसिटी हमने ऐड की थी। अभी हमने इतने ही 4 महीने में 32,055 MVA ऐड कर लिया है, यानी ये जो है पिछले साल के डबल से भी ज्यादा है। और अगर बात करें उसमें 765 kV वाले सेगमेंट में, तो पिछले साल इन 4 महीने में केवल 3,000 MVA हमने ऐड किया था। इस साल हमने 19,500 MVA हमने ऐड कर लिया है। 400 kV वाले हम बात करें तो 4490 था पिछले साल 4 महीनों में। इस बार 4 महीने में 6400 है, यानी यहाँ भी इंक्रीज है। और अगर हम 230 वाले केवी में बात करें तो आप यहाँ पे क्लियर डिक्रीज देख रहे हैं, तो मतलब साफ है कि हाई वोल्टेज में गवर्नमेंट का पूरा ध्यान है। स्मार्ट मीटर के डेटा में एक चीज गौर करने की बात रहेगी कि आप अभी सामने देख रहे हैं एक नोट लगा हुआ है, तो आप इसको पढ़ें। बेस्ड ऑन द डेलिब्रेशन हेल्ड इन द मीटिंग डेटेड 18 July 25, 19 July 25, and 22nd July 25, under the chairmanship of Director and Chief Engineer, respectively, for intra-state projects, status of progress provided for ISTS project implemented by private developers, and Power Grid request letter regarding revision of target. The target for FY 25-26 has been revised to 15,382 CKM from its original target of 24,400 CKM in transmission lines. ट्रांसमिशन लाइंस में 24,400 CKM से उसको रिवाइज कर दिया गया है, घटा के 15,382 कर दिया गया है। और ट्रांसफॉर्मेशन लाइंस की बात करें तो उसको 1,97,617 MVA से घटा के 1,27,007 MVA कर दिया गया है। तो जो टारगेट हमने रखा था, वो अगर हम एग्जिस्टिंग जो भी हमारे पास कैपेसिटी है और जो एग्जीक्यूशन का टाइम है, उसको देख के लग नहीं रहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी में एटलीस्ट 1,97,617 MVA हम पूरा कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो भी स्टेक होल्डर्स है उनके रिक्वेस्ट पे इस टारगेट को रिवाइज करके नीचे लाया गया है। और उस टारगेट से हम बात करें तो 4 महीने का टारगेट हमारा इस साल का बनता था 29,380 MVA। उसके सामने हमने 32,000 अचीव कर लिया, यानी जो रिवाइज एस्टिमेट है उससे हम तेज चल रहे हैं। रिवाइज एस्टिमेट रखने का मतलब ये नहीं है कि हमें उतना ही करना है। अगर हमारे पास कैपेसिटी बिल्डअप है और एग्जीक्यूशन हम सही से करते हैं तो हम उससे ज्यादा भी करके दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। एग्जीक्यूशन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो लग रहा था कि थोड़ा हमने ज्यादा रखा हुआ है, तो वो प्रेशर अब पावर ग्रिड पे है नहीं। बट फिर भी ये सेक्टर जो है बहुत ही बड़े टेलविंड से गुजर रहा है। टारगेट हमारा केवल ये इस साल का है। अगले कुछ 4-5 साल की जो टारगेट है, एटलीस्ट कम से कम 2032 तक के जो टारगेट हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं ट्रांसमिशन अपॉर्चुनिटीज के क्लास में। फिर जरा हम आते हैं ट्रांसमिशन के अपडेट। तो ट्रांसमिशन के अपडेट के लिए आपके पास ये जुलाई 24 का ट्रांसमिशन का डेटा है और ये जुलाई 25 का ट्रांसमिशन का डेटा है। इसमें आप देखें तो जुलाई के मंथ में जो ट्रांसमिशन एडिशन हुआ है वो हुआ है 1070 CKM। और जिसमें एक भी यूनिट जो है
765 केवी में ऐड नहीं हुआ था। फुल जुलाई तक, पिछले साल की बात है, अप्रैल से लेकर जुलाई तक 2043 सीकेएम ऐड किया था हमने। इस बार हमने जुलाई जो पिछला 24 का, FY 25 का जुलाई 1070 जो ऐड किया था हमने, इस बार जुलाई में 664 सीकेएम ऐड किया हम। ये ऐसा इसलिए हुआ है, जो टारगेट आप देख रहे हैं यहाँ पे, टारगेट ही हमने इस साल का 636 सीकेएम रखा था और अचीव किया 664, क्योंकि हमने टारगेट को डाउनवर्ड रिवाइज किया है, इसलिए आपको ऐसा ये दिख रहा है। हमने क्या देखा था कि पहले क्वार्टर में ऑलमोस्ट 1031 के आसपास हमने सीकेएम अचीव किया था, और इस बार एक मंथ में 664 किया, यानी कि हम पिछले क्वार्टर की स्पीड से तेज है। बट पिछला जो जुलाई था FY 25 का, उससे थोड़ा हम नीचे हैं। हमें क्वार्टर बाई क्वार्टर इस चीज को अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर निकलेगा। उसके बाद से एक चीज और गौर करने की बात है कि 765 केवी में पहले हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे थे, एटलीस्ट जुलाई तक तो हमने ऐड नहीं किया था। इस बार हमने 285 सीकेएम 765 केवी में ही ऐड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो हाई वोल्टेज वाले ट्रांसमिशन वाले सेगमेंट जो है, या ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी की बात है, वहां पे गवर्नमेंट का फोकस काफी ज्यादा है। तो पिछले साल की तुलना में जुलाई तक हम अभी थोड़ा पीछे चल रहे हैं, बट अगर केवल मंथ ऑन मंथ बात करें तो मंथ के हिसाब से जो आखिरी 3 मंथ में जो गया है, उसके बाद हमारा इस मंथ का जो 664 सीकेएम ऐड हुआ है, वो थोड़ा स्पीड अप होके हुआ है। लेकिन टारगेट जो हमने अभी भी रिवाइज टारगेट रखा है वो 15,382 का है। तो बिल्कुल इस स्पीड से और तेज काम करना होगा, जो कि हमने क्या देखा है कि ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी या पावर सेक्टर जो पूरा है, वो H2 में काफी तेज रैंप अप होता है। और फिर वही चीज आप यहाँ पे फिर से पढ़ सकते हैं एक बार कि पहले टारगेट क्या रखा हुआ था। तो ट्रांसमिशन में 24,400 सीकेएम था, जिसको हमने रिवाइज करके डाउनवर्ड 15,382 सीकेएम रखा है। पिछले साल जो हमने नंबर्स अचीव किए हैं, वो नंबर्स जो अभी टारगेट रखा हुआ है यहाँ पे 15,382, इसके लगभग लगभग आधे के आसपास हमने नंबर अचीव किए हैं। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 76,000 के आसपास नंबर हमने अचीव किए हैं। ये थोड़ा उससे ज्यादा हो सकता है, तो उससे भी काफी ज्यादा हमने फिर भी अभी अचीवमेंट का टारगेट रखा हुआ है। और ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेसिटी में हमने जो पिछले साल अचीव किया था, वो क्लोज टू 90,000 MVA के आसपास हमने अचीव किया था, उससे कम ही था। और इस बार लगभग लगभग हमने फिर से एक बार ऑलमोस्ट 40 से 50% ग्रोथ के आसपास टारगेट रखा हुआ है। और वो टारगेट रखने का मतलब हमें ये नहीं है कि हम केवल उतना ही अचीव करेंगे। टारगेट घटाया गया इसलिए क्योंकि हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी और एग्जीक्यूशन का टाइम, आप जो भी कहें, वो लग नहीं रहा था कि ये हो पाएगा, इसलिए घटाया गया है। ये कभी नहीं है कि उससे ज्यादा हम अचीव नहीं कर सकते। और ये टारगेट और ये रिवीजन बाद में फिर से हो सकता है। अब जरा हम जीएसटी कलेक्शन के डेटा पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए बुरी खबर क्या है कि आखिरी 2 महीने से, जून 25 एंड जुलाई 25 में जीएसटी कलेक्शन का डेटा आया, वो है 6.2% जून में, और जुलाई में 7.5%। तो एक जो हेल्दी जो जीएसटी कलेक्शन का डेटा है, वो है डबल डिजिट का डेटा होना चाहिए, एटलीस्ट 10% के आसपास का डेटा आना चाहिए। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि हमारा जो जो नॉमिनल जीडीपी जो ग्रोथ है, वो आप कह लें कि 10% के आसपास रहने वाला है ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारा जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5 हमने एस्टिमेट किया हुआ है। और अभी का जो आज के दिन का आप मान लें जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2.1 है। ये रहेगा नहीं, हालांकि टारगेटेड जो इन्फ्लेशन था वो 3.7 था, उसको घटा के हमने 3.1 कर लिया है। तो फिर भी आप मान लें कि 3 से 4 के बीच में इन्फ्लेशन का डेटा हमारा रह सकता है। तो आप रियलिस्टिक अगर मान लें तो नॉमिनल जीडीपी 10% से ग्रो करेगी। तो 10% का जीएसटी नंबर्स में ग्रोथ होना चाहिए। तो ये और इम्प्रूव होना चाहिए, ये मार्केट सेंटीमेंट के लिए भी ठीक ठीक रहेगा। 7.5 का डेटा जो है उतना इंकरेजिंग नहीं है। और 6.2 जो इससे पहले था, वो बिल्कुल भी आप किसी भी तरीके से नहीं कह सकते कि अच्छा डेटा है। हालांकि जो अप्रैल और मई का डेटा था, उसमें काफी एक बड़ा जंप देखने को मिला था। और जीएसटी कलेक्शन का आप एब्सोल्यूट नंबर देखें वहां पे, तो 2 लाख से ऊपर का नंबर वहां पे आपको देखने को मिला था। तो हम ये बोल सकते हैं कि बेस जो है हमारा वो काफी बड़ा होता चल रहा है। बट फिर भी ये ग्रोइंग इकोनॉमी में जहाँ पे नॉमिनल जीडीपी 10% से बढ़ रही है, तो डबल डिजिट जीएसटी कलेक्शन भी होना चाहिए। तो हम मान सकते हैं कि जो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी अब जो फॉर्मल इकोनॉमी बनते जा रही है, तो उसका जो है हमें रिवार्ड जो है हम रीप कर पा रहे हैं। और जो फाइनेंशियलाइजेशन है और जो जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, ठीक है, हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद जरा हम देखते हैं कि एफआईआई डीआई की एक्टिविटी क्या रही है पिछले एक साल में।
तो यहाँ पे आपके सामने डेटा है, ये पिछले अगस्त से लेके अभी तक जो 8 अगस्त तक का डेटा है वहां तक है। हमने क्या देखा था कि जो पिछले 4 मंथ में, जुलाई के मंथ को हम छोड़ दें तो मार्च, अप्रैल, मई और जून, इन 4 मंथ में एक ही साथ डीआईआई और एफआईआई की बाइंग आई। लेकिन फिर जुलाई में आके वो पूरा ही डेटा जो है एकदम चेंज हो गया। और वहां पे आपने देखा कि सीधा सीधा 47,000 के आसपास की सेलिंग एफआईआई की तरफ से हुई। और अभी अगस्त का, अभी आप मान लें कि अभी हमने 1/3 पार्ट पूरा किया है और अभी भी 14,000 की सेलिंग यहाँ पे एफआई की तरफ से है। इन बातों का पूरा असर मार्केट के सेंटीमेंट पे भी पड़ा है। जून के टाइम पे जो मार्केट के लेवल्स थे, मार्केट उस लेवल से नीचे है। रीजंस आप सब जानते हैं, जो ट्रेड वार चल रहा है और खासकर हमारे ऊपर जो एक टारगेटेड एक अप्रोच लिया गया है, उससे एफआईआई का कॉन्फिडेंस जो है वो खराब हुआ है। और दूसरी बात, एक जो डेटा दिख रहा है यहाँ पे जीएसटी कलेक्शन का डेटा, वो भी इनकरेजिंग नहीं है। ठीक है, तो ये डेटा आगे जाके इम्प्रूव हो सकते हैं तभी, केवल हमें हमारी कंपनीज जो डोमेस्टिक कंपनी है उनके अर्निंग ग्रोथ ही किसी भी बाहर के इन्वेस्टर को हमारी तरफ खींच के ला सकते। ठीक है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर्स है, खासकर यूएस सेंट्रिक इन्वेस्टर्स है, तो वो यूएस का अप्रोच क्या है किसके प्रति, इस पे काफी ध्यान देते हैं। तो एफआईए के कॉन्फिडेंस के हिसाब से जो भी हमारे ऊपर अप्रोच लिया गया है वो शॉर्ट टर्म में ठीक नहीं है। बट अगर हम उसको किसी भी तरह से मैनेज करने में सफल रहते हैं और कंट्रीज के साथ एफटीए करके, तो हम उसको आराम से स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। और जैसे ही एक बार अगर हमारे जो इंडेक्सेस में कंपनी है, जो खासकर निफ्टी 500 के अंदर की कंपनी है, उसमें एक बार जब फिर से अर्निंग ग्रोथ जब आना शुरू हो जाएंगी, तो फिर कहीं का भी इन्वेस्टर हो, वो अर्निंग ग्रोथ को ही चेस करेगा। जनरली जो पॉलिसी है, तो पॉलिसी से अर्निंग ग्रोथ ट्रिगर्स होते हैं। जैसे अगर हमने यूके से एफटीए किया तो एक संभावना बनती है कि यूके से जो भी हमारा ट्रेड डील हुआ है, जो जो सेक्टर्स अफेक्टेड है उनको पॉजिटिव एक एक पॉजिटिव पुश मिलेगा। तो इससे प्रायरली अपने आप को सब प्लेस करना शुरू कर देते हैं। इसका दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर कोई प्रायरली प्लेस नहीं करता है क्योंकि पॉलिसी सपोर्टिव नहीं दिख रही है, लेकिन अगर फिर उसी आदमी को अर्निंग ग्रोथ करके दिखाते हैं, तो वापस वो अपने आप को एक बार रिव्यू करता है और समझता है कि हाँ अब क्या चेंजेस में हुआ है। ठीक है, तो हालांकि जो भी ब्रोकरेज हाउस, जो यूएस सेंट्रिक की ब्रोकरेज हाउस है, उनका भी ये कहना है कि जो यूएस ने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ अनाउंस किया है, 25% तो अभी स्टार्ट हो गया और 25% एडिशनल 27 अगस्त से इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो वो 2.5% जो हमारा एक्सपोर्ट है टोटल जीडीपी का, उसमें 1.5% पे ही केवल इफेक्ट करता है, क्योंकि बाकी जो 1% है उस पे कोई भी ड्यूटी नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, तो 1.5% के टोटल जीडीपी के पार्ट को कितना महत्व देना चाहिए, इस चीज को देखने के बाद उन्होंने भी बोला है। अगर आप मॉर्गन स्टैनली की बात कर ले, गोल्डमैन सैक्स की बात कर ले, या फिर जेफरीज की बात कर ले, तो वो भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा इससे इफेक्ट नहीं आने वाला है। और खासकर अगर हम इस चीज को स्क्वायर ऑफ करने के लिए, जैसे हमारे पास एक यूके इंडिया एफटीए हो रखा है, और भी कंट्री से हम काफी ज्यादा अभी बातचीत कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा नंबर ही, हम ये भी कह सकते हैं, हम उसको आउट नंबर भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम जरा बात करते हैं कि एक्सपोर्ट का इम्पैक्ट क्या है। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि यूके इंडिया का जो एफटीए जो साइन हुआ दोनों कंट्री हेड की तरफ से, तो उसमें आप देखें कि कौन कौन से सेक्टर्स पे कितना कितना ड्यूटी लगता था, और अभी यूके ने हमें क्या ऑफर किया है, इन सब पे जीरो है। ठीक है, और आप देखें कि अगर प्रोसेस फूड से स्टार्ट करें तो 70% से सबसे कम आर्म्स एम्यूनिशन पे 2% लग रहा था। बीच में सारे नंबर्स वेरिएबल्स हैं, उसको आप देख लें, और इन सब पे हट के ड्यूटी अब जीरो हो गई है। तो ये सेक्टर्स जो है यूके इंडिया की तरफ से, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कंपनीज या सेक्टर्स करते हैं, उनको फायदा पहुंचने के चांसेस है। इंडिया और यूके का जो 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 पूरा आप कह लें एक्सपोर्ट है इंडिया का यूके में, वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 14 या 15 बिलियन डॉलर्स के आसपास का एक्सपोर्ट है। और अगर हम यूएस की बात करें तो वो 85 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। तो वो 85 में 35 के आसपास आप मान लें कि एग्जेम्प्टेड है, तो बचा 50 बिलियन डॉलर्स। 50 बिलियन डॉलर्स में हमने एक यहाँ पे करार, आप समझ लें कि 15 बिलियन डॉलर्स हमने इंडिया यूके के डील से निकाल लिया। बाकी पूरी दुनिया पड़ी हुई है उसको कवर करने के लिए। एक तरह से एस्टिमेशन से ये भी दावा किया गया है कि इंडिया यूके के ट्रेड डील जो हुए हैं उससे आगे जाके दोनों की इकोनॉमी को, इंडिया एंड यूके दोनों की इकोनॉमी को 0.25% का जीडीपी पुश मिलेगा। ठीक है, जीडीपी पुश मिलेगा। लेकिन
जो हमें नुकसान हो सकता है इंडिया यूएस वाले ट्रेड डील ना मेटरलाइज होने से, ठीक है, तो आप समझे कि उसको कैसे स्क्वायर अप किया जा सकता है। वो बिल्कुल जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इसमें जिम्मेवार जो भी लोग हैं, वो इस पे लगे हैं, और उस पर सही तरीके से काम अगर किया जाए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये सेम चीज पूरा वर्ल्ड कह रहा है। सेंटिमेंटल जो थोड़े टाइम के लिए है, जो हमें गेन होता हुआ दिख रहा था, जो पहले नहीं था हमारे पास, जो एक गेन होने की संभावना दिख रही थी अलग से, वो संभावनाएं खत्म हुई हैं। तो थोड़ा उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पे दिख रहा है, जो कि बहुत सीवियर नहीं है। क्योंकि टाइम बहुत लंबा गुजर गया मार्केट में, तो वो अलग बात है, बट बहुत सीवियर नहीं है। हम आगे जाके इंडेक्स के रिएक्शन में भी ये सेम चीज देखेंगे। अब जरा हम देखें कि जो यूएस का हमारे साथ जो एक्सपोर्ट है, तो यहाँ पे सामने आपके सेक्टर्स रखे हैं: श्रिम्प, पेट्रोलियम, ऑर्गेनिक, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऐसे करके लास्ट में आप देखें तो फर्नीचर, बेडिंग एंड मैट्रेसेस। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं 86.5 बिलियन के आसपास एक्सपोर्ट है हमारा। और इसमें जो इम्पैक्ट है इंडिया पे, वेरी हाई का मतलब उस पे वो ड्यूटी लगेगी, लो का मतलब उसको बाहर रखा गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है। जैसे स्मार्टफोन्स, वहां पे लो लिखा हुआ है, फिर फार्मास्यूटिकल्स लो लिखा है वहां पे, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में लो लिखा हुआ है। बाकी जगह पे वेरी हाई है, मतलब पूरा का पूरा लगेगा। और जहां पे केवल हाई लिखा हुआ है, वहां पे थोड़ा बहुत कहीं कहीं जैसे व्हीकल्स एंड पार्ट्स है, तो थोड़ा उसमें वेरिएबल, कहीं कहीं पे 50 है, कहीं 25 है, कहीं थोड़े से और डाइल्यूट किए गए हैं। तो ये पूरा अभी का हमारे सामने ट्रेड बैलेंसिंग कैसे हो सकती है, किस तरफ हम प्रयास कर सकते हैं, ये सामने आपकी चीजें रखी गई। फिर जरा हम देखते हैं कि टेक्सटाइल एक्सपोजर यूएस में किस कंपनी का कितना है। तो हमारा जो पूरा जो टेक्सटाइल मार्केट है, वो काफी ज्यादा सेंट्रिक है यूरोप और यूएस पे। तो खासकर जो यूएस में एक्सपोजर है, उसमें देखिएगा तो हिम्मत सिंगा, किटेक्स, गोकुलदास, इंडोकाउंट, पर्ल ग्लोबल, ठीक है, फेज 3, वेल्सन लिविंग, ट्राइडेंट, केपीआर मिल्स, अरविंद इंडस्ट्री पैरल्स। तो इसमें यूएस एक्सपोजर जो है, आप देख लें कि काफी ज्यादा कंपनीज का है, और सबसे कम जो है एसपी पैरल्स का है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मतलब आप आपके पोर्टफोलियो की प्लानिंग जो है, वो जनरली इस टाइम पे एटलीस्ट कम से कम ये बिल्कुल हम मान सकते हैं कि 50% का जो टैरिफ है, वो स्टेबल नहीं रहेगा। उसमें डाइल्यूशन होना ही होना है आगे जाके, वो जल्दी हो जाए बाद में हो जाए। 15 तारीख को पुतिन और ट्रंप मिलने वाले हैं साथ में, वहां पे अगर चीजें सॉल्व होती हैं तो नेचुरली सैंक्शन जो रशिया पे लगे उनसे हटेगा, तो बाकी जगह से भी हट जाएगा। ठीक है। तो अभी के हिसाब से जो यूएस में एक्सपोजर वाली चीजें हैं, उनसे दूर रहने की आप एक बार प्लानिंग कर सकते हैं। या आप ये भी इस तरह से देख सकते हैं, कोई अगर बहुत ज्यादा पिटाई हो गई है कहीं पे और इससे खराब उसकी हालत नहीं हो सकती, तो यहां से चीजें इंप्रूव ही होंगी। ये 50% का जो टैरिफ का रेट है, वो स्टेबल नहीं रहने वाला है। फिर देखते हैं कि इंडिया का क्रेडिट ग्रोथ और कैपेक्स का क्या अभी चल रहा है। तो ये इंडिया का जो बैंक क्रेडिट ग्रोथ है, वो हम देखते हैं। हमेशा हम बात करते रहते हैं कि जो क्रेडिट ग्रोथ की बात है, मतलब जो हम लोन्स देते हैं, तो लोन ग्रोथ जो है वो हो नहीं रही है अभी। लोन ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रही है। तो अभी जहां पे हम अगर नेट नेट बात करें, तो लगभग 1-2 साल पहले 20 से ज्यादा 20% के सीएजीआर से हम क्रेडिट ग्रोथ ग्रोथ कर पा रहे थे। अभी हम बिलो 10 हो गए हैं। ठीक है। बिलो 10 होने के बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, कि फाइनेंशियलाइजेशन के दौर से हम गुजर रहे हैं, तो सेविंग अकाउंट में लोग पैसे रख नहीं रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे रीजंस इसमें हैं। बट ये तभी जाके बाउंस बैक होंगे जब डिपॉजिट ग्रोथ भी हो, तभी जाके लोन्स देने में आसानी होती है। तो फिर क्रेडिट ग्रोथ वापस आता है। बट अभी हम क्रेडिट ग्रोथ के लोअर साइकिल में चल रहे हैं। ठीक है, और ये साइकिल थोड़ा सा लंबा हो जाता है। आप जैसे देखिए, पिछला साइकिल जो था 2020 से लेके आप 19 के लास्ट से देखें, तो लगभग लगभग 22 तक 2-3 साल का टाइम था, लेकिन ये कोविड था, तो ये एक्सेप्शनल टाइम। ठीक है, लेकिन 5 साल में देखें तो वापस हम एक बार लोअर जोन में पहुंच चुके हैं। इससे कम होने की संभावना तो नहीं बनती है। कोविड ना आ जाए, कोविड में तो 5% भी टच कर गया था, बट इससे कम संभावना होती नहीं है वैसे। तो एक चीज हम मान सकते हैं कि मे बी एक लंबा पेन के दौर से हम गुजर रहे हो, बट बैंक्स आर ट्रेडिंग एट दियर लोवेस्ट वैल्यूएशन। जो बुक वैल्यू जो है उनकी, बैंक्स की, अच्छे अच्छे बैंक्स की बुक वैल्यू हार्डली 2-2.5 के आसपास बुक वैल्यू रहती है, जो कि अच्छे टाइम पे 3-4 आराम से उनको बुक वैल्यू मार्केट दिया करता है। और पीएसयू बैंक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं, कभी कभी लेस देन बुक भी ट्रेड कर रहे हैं। तो बिल्कुल जब ग्रोथ रहेगी तभी उनको वैल्यूएशन मिलेगा, नहीं रहेगी तो नहीं। अगर हम कैपेक्स की बात करें, तो इंडिया ने जो FY 2026 का जो बजट एस्टिमेट रखा था, बजट एस्टिमेट के हिसाब से 24.5%, लगभग लगभग एक चौथाई पहले क्वार्टर में अचीव कर लिया है। और हम ये बात जानते हैं कि कैपेक्स जो है
वो आगे जाके काफी रैंप अप होता है। S2 में कैपेक्स जो है काफी ज्यादा हम करते हैं। तो इस एस्टिमेट को देखते हुए ऐसा लग, पहले भी ऐसा एस्टिमेशन था कि जो कैपेक्स नंबर में डिसाइड कर रखे हैं, अगर हमारे पास पैसे की कमी आगे जाके नहीं होती है, अगर रेवेन्यू कलेक्शन ठीक होता है, तो हम कैपेक्स को ओवर अचीव भी कर सकते हैं। पिछले साल सेम टाइम Q1 में हमने केवल 16.3% ही अचीव किया था ड्यू टू इलेक्शन एंड मॉनसून। लेकिन जो FY24 था, FY24 में हमने काफी अच्छा कैपेक्स किया था, तो हमने फर्स्ट क्वार्टर में 27% नंबर्स अचीव किए थे। तो कैपेक्स के हिसाब से देखें तो हम FY24 के हिसाब से मूव कर रहे हैं अभी के हिसाब से, ये एक अच्छी खबर है। उसके बाद जरा हम आपते सीधे आते हैं रिसेंट मैक्रोज पे। तो सितंबर 24 में निफ्टी का हाई था 26,277। उसके बाद से बहुत सारी चीजें हुई, इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात हुई, उसके बाद से फिर ट्रम्प इलेक्ट हुए, फिर उन्होंने टैरिफ की बात की, फिर अप्रैल में टैरिफ अनाउंस किया, फिर वो टैरिफ को पॉज किया, और फिर वापस अभी हम उसी वापस टैरिफ 2.0 में पहुंच चुके हैं। काफी चीजें इसमें डिस्टर्ब हुई। फिर इसमें फिर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए, इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर यूएस का किसी भी अब आप कह लेंगे कॉन्फ्लिक्ट में एक्टिव मिलिट्री के साथ शामिल होना, ये भी काफी दिन के बाद देखा गया। ये सब चीजें हुई, तो मार्केट ने इन सब अनसर्टेनिटी के चलते अकॉर्डिंगली बिहेव किया। और अभी के हिसाब से हम बात करें तो डॉलर इंडेक्स जो है वो एक स्टेबल लेवल पे, लगभग लगभग आप मान लें 98 97 100 के लेवल के बीच में ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल जो कि एक स्लो डाउन की बात चल रही है, जो भी अभी मैक्रो सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से, तो क्रूड ऑयल जो है वो $66 पर बैरल के आसपास चल रहा है। इन्फ्लेशन यूएस में थोड़ा बढ़ते क्रम की तरफ दिख रहा है। इंडिया इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल्ड है, बट ये मेरे ख्याल से लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट है। इसके बाद से इन्फ्लेशन शायद 2.1 से नीचे जाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। और हमने 3 से ऊपर का इन्फ्लेशन टारगेट कर रखा है पूरे साल का, तो यहाँ से एवरेज आउट होकर ऊपर जाना चाहिए। यूएस बॉन्ड यील्ड जो है वो वहीं पे स्टेबल है, 4.29 अभी लेटेस्ट यूएस बॉन्ड यील्ड है। गोल्ड जो है, अब चूंकि जो वापस टैरिफ अनाउंस होने हुए हैं, तो गोल्ड ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया है। और अगर डिसरप्शन ऐसा ही चलता रहा, तो जो 3500 का जो हाई लगा हुआ है गोल्ड प्राइस में, जो इंट्राडे हाई है, वो भी टूटने की संभावना बनती है, अगर ये जो टैरिफ वार है यहाँ पे रुकता अगर नहीं है तो। जो कि बिल्कुल लग रहा है कि 1-2 महीने में, अब चूंकि चीजें सॉल्व हो गई हैं, बाकी कंट्रीज ने अपना डील कर लिया है यूएस से, कुछ कंट्रीज जो बड़ी कंट्रीज है उनका नहीं है, वो भी हो जाएगा। तो उस केस में गोल्ड यहाँ स्टेबल होगा। और अगर नहीं हो पाता है तो सेफ जो एसेट बनता है वो गोल्ड बनता है। लोग गोल्ड की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, और उसका अर्ली साइन आपने 1-2 दिनों में देखा होगा, 3400 के लेवल के आसपास गोल्ड अब ट्रेड कर रहा है। निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 21.5। ये वही रेशियो है, ये वही वैल्यूएशन है जो फरवरी मार्च का वैल्यूएशन हुआ करता था। लेकिन वहां पे 21.4 जब वैल्यूएशन था, तो निफ्टी लेवल्स 24,000 से नीचे था। और अभी जब लेवल 20, आप देख सकते हैं 24,968 नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, 24,400 के आसपास अभी निफ्टी का प्रेजेंट लेवल होगा, 21.5 प्राइस टू अर्निंग रेशियो से। तो मार्केट उतना महंगा नहीं है, ठीक है। आप मान सकते हैं कि रीजनेबली प्लेस्ड की तरफ मार्केट जा रहा है। 21 का रेशियो हम रीजनेबल इन्वेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, और 20 से नीचे आप थोड़ा ज्यादा भी आपके पास अगर कुछ ड्राई पाउडर हो तो आप डाल सकते हैं। ऐसा हमने देखा है पहले के भी सिनेरियो। अगर हम अलग अलग इंडेक्सेस की बात करें, तो निफ्टी 50 का जो परफॉर्मेंस था आखिरी वीक का, वो -8.2 0.82% था। निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप 100, स्मॉल कैप 100 एंड माइक्रो कैप 250, जितना छोटा इंडेक्स उतना बड़ा गिरावट। और अभी ऑल टाइम हाई से जो एक टाइम था अभी से 2 महीने पहले, लगभग लगभग अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के आसपास पहुंच चुके थे। अभी जो स्मॉलर इंडेक्स है वो लगभग डबल डिजिट के आसपास करेक्टेड है। और ये सेम प्रॉब्लम सबके पोर्टफोलियो के साथ भी हुई होगी, रीजन अभी सबको नोन है। वहीं हम जब यूएस इंडेक्स की बात करें, तो उनके सारे इंडेक्स ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि उनकी कंट्री में लिक्विडिटी थ्रू टैरिफ काफी आ रही है। जो निगेटिविटी है वो इन्फ्लेशन का नंबर पैदा कर सकती है, वो अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। बट वो मान रहे हैं कि सबसे ट्रेड डील हमने कर लिया, पैसा चाहे कोई भी पे कर रहा हो, बट मार्केट में लिक्विडिटी की कमी नहीं रहेगी। गवर्नमेंट के पास भी पैसा, लोग भी पैसे खर्च करेंगे, तब जाके वो सामान जो भी दाम बढ़े हैं वो हासिल कर पाएंगे। तो यूएस मार्केट जो है अभी बाकी दुनिया के किसी भी मार्केट से डिटैच होकर चल रहा है। कोई भी मार्केट अभी, खासकर हमारी मार्केट, तो यूएस मार्केट को फॉलो नहीं कर रही है। तो डॉ जोन्स नैस्डैक एंड S&P 500 को देखने से कोई फायदा नहीं है। हम अपनी, और जो हमारे ऊपर जो भी इम्बार्गो है उसके समस्याओं के चलते सेंटीमेंट खराब है, तो उस हिसाब से बिहेव कर रहे हैं।
एक डेटा और है कि ये निफ्टी के पी के एक जोन है 14, लेस देन 14, 14 to 16, 16 to 18, तो इस हिसाब से है। तो डेटा थोड़ा पुराना है। तो जब हम बहुत तेज ग्रो नहीं कर रहे थे तो उस समय हमारी जो इकॉनमी जब उतनी अच्छी नहीं थी, तो निफ्टी का पी जो है कभी ऊपर लेवल पे काफी कमी आया करता था। तो हालांकि एवरेज आउट है। तो हम अभी जिस जोन में है वो है 20 से 22 के बीच का हमारा निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो जब भी इस बीच का प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहा है तो अगले 3 साल के रिटर्न जो है वो 21.18 CAGR से निफ्टी का ग्रोथ हुआ है। ठीक है। और जैसे ही थोड़ा हम ऊपर बढ़ते हैं तो वो ग्रोथ जो है वो निगेटिव फिगर्स में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स कि अगर मार्केट को आप थोड़े हायर वैल्यूएशन पे लेते हैं तो आपके रिटर्न बनाने के चांसेस कम हो जाते हैं। और लोअर वैल्यूएशन पे लेते हैं जब आप, जैसे हम 18 से 20% की, 18 से 20 प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें, तो अगले 3 साल का मार्केट रिटर्न क्या रहता है? 51.18% के हिसाब से मार्केट रिटर्न करती है पैसे को। तो हम उस, अगर हम इस चार्ट को भी देखें तो उस हिसाब से साफ साफ दिख रहा है कि हम फेयर वैल्यू जोन के अंदर अभी चल रहे हैं। और जो भी मार्केट आगे अर्निंग रिपोर्ट करेगा वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस लाएगा बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स के इन्वेस्टिंग को और बूस्ट करने में और उनके सेंटीमेंट को ड्राइव करने में।